बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, मैट्रिक बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का पार्ट 14 हम करने जा रहे हैं। और इसमें हम क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस को देख रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या हैं? ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सेस, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सेस generated by CNS। ऐसे काम जो कि खुद ब खुद आपकी बॉडी कर रही है, उसमें आपकी कोई मर्ज़ी शामिल नहीं है, खुद ही हो रहे हैं। चाहे आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं या आपकी बॉडी के बाहर हो रहे हैं, ये सब के सब रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम हैं जो खुद ब खुद हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपको? और आपकी बॉडी के भी बाहर बहुत सारे काम हैं जो कि खुद ब खुद होते हैं, उसमें आपकी मर्ज़ी शामिल नहीं होती। मतलब आप कुछ सोच के नहीं करते कि भाई ये करना ही है। मिसाल के तौर पर ब्लिंकिंग ऑफ योर आई, आपकी आँख का झपकना, ये जो है ये हिक्कप या फिर आपको हिचकियों का आना, कफ खांसी का होना, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं आपकी बॉडी के जिसमें आप सोच के नहीं करते कि हाँ भाई मैं ये अब करूँगा। जैसे कि पल के झपकनी है तो आप सोच रहे हैं कि हाँ भाई अब मैं झपकूँगा, इतनी झपकूँगा। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, खुद ब खुद ये काम हो रहा है। तो ऐसे सारे काम जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक है, खुद ब खुद होने वाले काम हैं। रेस्पॉन्सेस जनरेटेड बाय CNS। और ये कौन जनरेट करता है? ये काम कोई भी हो आपकी बॉडी का, एक बात आप जहन नशीन कर लीजिए, चाहे वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी हो, दो किस्म के काम है ना, दो किस्म के एक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हैं। या तो वॉलंटरी जिसमें आपकी मर्ज़ी शामिल है, या इनवॉलंटरी जिसमें आपकी मर्ज़ी शामिल नहीं है। तो वॉलंटरी एक्शंस हैं या इनवॉलंटरी एक्शंस हैं? वो एक्शंस, वो काम जिनमें आपकी मर्ज़ी शामिल है और वो काम जिनमें आपकी मर्ज़ी शामिल नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं बोर्ड पे लिखना चाहता हूँ तो मेरी मर्ज़ी है भाई मैं लिखूँ ना लिखूँ, तो ये वॉलंटरी एक्शन है मेरा। और इनवॉलंटरी एक्शन, मैं चाहूँ भी तो मैं रोक नहीं सकता अपनी पलकों को झपकने से, ये इनवॉलंटरी एक्शन है। समझ में आ गई बात? और भी इनवॉलंटरी एक्शंस जो है वो बहुत सारे हैं, जैसे कि स्नीजिंग, छींक का आना, हिक्कप, हिचकियाँ जो लेते हैं आप, कफ खांसते हैं आप, ठीक है। या आपका हाथ जो है या आपकी बॉडी किसी ऐसी चीज़ से टकरा जाती है, जैसे कि कोई वायर है, बिजली की वायर, उससे आपका बेध्यानी में हाथ टकरा गया। तो हाथ आपका टकरा तो गया बेध्यानी में, आप कहीं और ले जाना चाह रहे थे, वो कहीं और चला गया। आपसे कैलकुलेशन की गलती हुई है, अंदाजे की गलती हुई है। आप वहाँ हाथ ले जाना चाह रहे थे, आप समझ रहे हैं वहाँ हाथ चला गया, वो तार से टकरा गया। तो तार से टकरा तो गया, ये आपका एक्शन था, आप लेके जा रहे थे, तार के पास नहीं लेके जा रहे थे। ये बात समझिएगा, हाथ आगे लेके जाना ये आपका वॉलंटरी एक्शन है, वॉलंटरी एक्शन, आपकी मर्जी वाला। लेकिन आप जो एक्शन लेते हैं उसमें कोई कैलकुलेशन भी तो होती है ना। समझ आ रही है बात? मिसाल के तौर पर मैं अगर लिखना चाहता हूँ तो मुझे पता है कि मैं बोर्ड मेरे सामने यहाँ पर होगा, मैं यहाँ थोड़ी ना लिखूँगा, नीचे यहाँ पे साइड में थोड़ी ना लिखूँगा, या यहाँ पे थोड़ी ना लिखूँगा। ये मेरी कैलकुलेशन है, मेरे दिमाग की कैलकुलेशन है। मर्ज़ी तो मेरी शामिल है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे दिमाग की कैलकुलेशन भी तो है, मेजरमेंट भी तो है, हिसाब किताब भी तो है कि भाई मुझे लिखना यहाँ पर है। क्यों? ताकि आपको नज़र आ सके। अब मैं यहाँ लिख दूँ या यहाँ इसके ऊपर ही लिख दूँ, पहले से लिखा हुआ है, तो अंदाजे की मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन ये बहरहाल मेरा एक्शन जो है वो वॉलंटरी ही कहलाएगा, इनवॉलंटरी नहीं कहलाएगा। मैं लिख भी देता हूँ, ये वॉलंटरी जिसमें आपकी मर्ज़ी शामिल है, अंदाजे की गलती हो सकती है, वॉलंटरी एक्शन। और इनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन जिसमें आपकी मर्ज़ी शामिल है। इनवॉलंटरी, इन लग गया, अपोजिट हो गया, ऐसे एक्शन जिनमें आपकी मर्ज़ी शामिल नहीं है। कुछ मिसालें मैंने देके समझाई हैं। तो आपका तार से हाथ जो लग गया, वो लगना तो खैर आपकी कैलकुलेशन की मिस्टेक थी, लेकिन आपकी मर्ज़ी भी शामिल थी, आप उसी डायरेक्शन में हाथ अपना लेके जा रहे थे, तो वो वॉलंटरी एक्शन था। लेकिन जब तार से टकरा गया और टकराते ही तार, आपने हाथ पीछे खींचा अपना, तो आपने थोड़ी ना खींचा
क्या आपने सोचा कि नहीं भाई हाँ इससे तो करंट लग रहा है, ऐसा करता हूँ मैं अपना हाथ पीछे खींचूँ या ना खींचूँ? ऐसा कोई हुआ नहीं। कोई गर्म चीज़ है, गर्म बर्तन है, अचानक आपने उसको पकड़ लिया, आपको पता ही नहीं है कि गर्म है, पकड़ते ही आपने एकदम छोड़ दिया। तो ये जो आपने एकदम छोड़ा ये भी तो आपका एक्शन है ना। तो क्या आपने उस गर्म बर्तन को पकड़ने के बाद क्या 5 मिनट तक सोचते रहे हाँ ये तो गर्म है, ये तो मेरा हाथ तो जल रहा है, अब ऐसा करता हूँ छोड़ देता हूँ इसको या नहीं छोड़ता हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं। फ़ौरन आप उसको छोड़ देते हैं। भले आप कहीं बेध्यानी में भी हों, कहीं किसी से बात कर रहे हो, कहीं आपका जहन कहीं भी हो, अगर ऐसा कोई भी काम होगा, बिजली का तार आ गया या फिर गर्म चीज़ को हाथ लगा दिया, फ़ौरन आप अपना हाथ, अपने आपका बॉडी, आपके बॉडी के पार्ट खुद ब खुद हरकत में आ जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन, और इन्हीं को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ चीज़ें प्रोग्राम्ड हैं आपकी बॉडी के अंदर। आपका ब्रेन जो है ये किंग है, ये सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। तो इसी ने क्या कहा है, इसने जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम सेट कर रखा है, यानी कि ब्रेन के एक हिस्से को, इसी ब्रेन ने ब्रेन के एक हिस्से को, दो हिस्सों में याद रखिएगा, इसी हमारे ब्रेन ने ब्रेन के एक हिस्से को और स्पाइनल कॉर्ड को, दो पोर्शन आपकी बॉडी के, दो हिस्से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के या नर्वस सिस्टम के, ब्रेन का कुछ हिस्सा, उसका काम ही ये है कि उसमें पहले से चीज़ें प्रोग्राम्ड हैं। प्रोग्राम्ड चीज़ें समझते हैं, मतलब जिसमें पहले ही हिदायत दे दी गई हों, पहले ही उसको ऑर्डर दे दिए गए हों कि भाई अगर ऐसा कुछ हो तो आपने फ़ौरन जो है वो काम आगे शुरू करवा देना है, इंतज़ार नहीं करना कि आप मेरे पास लेके आए ऑर्डर। ये ब्रेन का एक हिस्सा है जो कि ये काम कर रहा है, एक्चुअल ब्रेन को छोड़ के। तो ब्रेन को आपके दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक ब्रेन वो है जो कि आपका भी काम कर रहा है, एक ब्रेन, इसी ब्रेन का एक वो हिस्सा है जो कि आम मामलात में अमल दखल नहीं कर रहा, ना सोचने में, ना प्लानिंग में, ना किसी काम में नहीं है। ब्रेन का वो छोटा सा हिस्सा, उसका काम ही ये है कि ऐसा कोई भी हादसा हो जाता है, किसी गर्म चीज़ को पकड़ लेते हैं, कोई करंट लग जा, करंट वाली वायर को पकड़ लेते हैं, कोई भी ऐसा मामला हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि वो ब्रेन जो है आपका खुद ब खुद जो है, ब्रेन का वो हिस्सा, उसमें पहले से प्रोग्राम्ड है, सारी चीज़ें तयशुदा हैं कि ऐसा अगर हो तो इन इन ऑर्गन्स को फ़ौरन हरकत में आ जाना है। बस पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका हाथ जो लगेगा ना, वो भी सेकंडों में जो है वो पीछे हो जाएगा। दूसरी कौन सी जगह है? दूसरा है आपका स्पाइनल कॉर्ड। इस पर वीडियोस बना चुका हूँ मैं, वीडियो बना चुका हूँ स्पाइनल कॉर्ड क्या है। ये रीढ़ की हड्डी के अंदर जो आपका लंबाई वाला हिस्सा है आपके ब्रेन का, ब्रेन आपका गोल है ना, यूं ही गोल होके ये जो लंबा हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड है। और जिन हड्डियों की रिंग्स में ये स्पाइनल कॉर्ड है उसको वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। दूसरा पोर्शन ये है स्पाइनल कॉर्ड वाला, ये वजीर आजम का काम करता है। ब्रेन ने इसको पहले ही बोल रखा है कि भाई रिफ्लेक्सेस को ज़रा कवर कर लेना, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास आओ और मुझे बताओ कि सर ये मामला चल रहा है और वो जो है करंट लग गया है, करंट, वो तार पकड़ी हुई है, हाथ जो है वो तार के साथ टच हुआ है, या गर्म बर्तन हमारे हाथ में है, आपका क्या हुक्म है अब ये बताइए, क्या इसको पीछे करें? ओ भाई पीछे करो, हटाओ हाथ, नुकसान है। ब्रेन थोड़ी ना ये बोलेगा कि उसको पकड़ के ही रखो, ब्रेन तो ये बोलेगा वो पागल ही होगा कोई ऐसा जो करेगा, होशमंद आदमी तो नहीं कर सकता ना। तो ब्रेन ने पहले ही हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर, जिसको हम कहते हैं इन एडवांस, पहले ही बोल दिया कि बाबा ऐसे कोई मामला हो तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, फ़ौरन एक्शन कर देना। किसको बोला है? स्पाइनल कॉर्ड को। क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी कहीं से भी, वो स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई ब्रेन के पास आएगी, स्पाइनल कॉर्ड पहले आएगी ना। याद है जो बच्चे मेरे साथ हैं अभी तक, साथ साथ वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें पता है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्किन, स्किन से नर्व्स, नर्व्स से स्पाइनल कॉर्ड, चौथे नंबर पे ब्रेन आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा मामला है। तो ऐसे एक्शंस जो हैं वो रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सेज जनरेटेड बाय सीएनएस। अब यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के हो गए ये रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस में आपको दो किस्म के और बता देता हूँ। सिंपल रिफ्लेक्सेस हैं और कॉम्प्लिकेटेड रिफ्लेक्सेस हैं। सिंपल का मतलब होता है सादा, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कह लें, कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस। सिंपल रिफ्लेक्सेस तो बड़े सादा से होते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपका जो नी है, ये घुटना है,
अगर यहाँ पर आप इसको ऐसे रखें और कोई हल्की सी चीज़ के ऊपर मारेंगे ना तो आपका पैर जो है आगे, यहाँ पर अगर इस नी के ऊपर आपके कोई चीज़ हिट की जाए, आपको पता है क्या होगा, फ़ौरन ही आपका पैर जो है ना वो ऊपर उठ जाएगा, फ़ौरन उठ जाएगा। यहाँ हिट होगा, हिट यहाँ पे हो रहा है, ये पैर जो है वो उठ के यहाँ आ जाएगा, ऐसे उठेगा, ऐसे, ये नी के ऊपर, ये घुटने के ऊपर। ये सिंपल, इसके में सिर्फ 2 न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं, बस सिर्फ 2 न्यूरॉन, एक सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा मोटर न्यूरॉन। नोट कर लीजिए, ये एमसीक्यूज में इस किस्म के क्वेश्चन जो है ना वो आ जाते हैं। ये सिंपल रिफ्लेक्स कहलाता है। इसमें सिर्फ 2 ही न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, 2 न्यूरॉन्स। कौन से 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं? एक सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा मोटर न्यूरॉन। बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको दिया, समझाने के लिए। और क्या है, अब चलते हैं आगे। एक और टर्म इस्तेमाल होती है इसके अंदर जिसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क, नोट करते रहिए सारी की सारी चीज़ें। मैंने पहले भी बात समझाई है, बायोलॉजी मुश्किल नहीं है, बायोलॉजी बहुत आसान है। हाँ, इन्फॉर्मेशन इसमें मालूमात बहुत ज़्यादा होती हैं। हम करते ये हैं कि उन मालूमात को, ढेर सारी मालूमात को ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ते नहीं हैं। अब देखें, हमने स्टार्ट किससे लिया, रिफ्लेक्स एक्शंस क्या है उसकी डेफिनेशन से लिया। पहले डेफिनेशन ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद डेफिनेशन हो गई, उसके बाद टाइप्स पे आ जाइए। 2 टाइप्स हो गई, कॉम्प्लेक्स और जो है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मैंने अभी बताया नहीं है आपको, कॉम्प्लेक्स का मैं आपको बता दूं कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, इन दोनों न्यूरॉन्स को एक और न्यूरॉन होता है जिसको इंटर न्यूरॉन कहते हैं। इंटर न्यूरॉन, ये वो न्यूरॉन होता है जो कि जोड़ने का काम करता है। किसको? सेंसरी न्यूरॉन प्लस मोटर न्यूरॉन। इन दोनों न्यूरॉन्स को जो है वो ये ज्वाइनिंग का काम ये एक करता है। अब सेंसरी न्यूरॉन एक है, ठीक है, इसके साथ ये इंटर न्यूरॉन एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। ये बात जहन में रखें आप। तो वो जो हमने सिंपल वाला देखा, सिंपल रिफ्लेक्स, उसके अंदर सिर्फ एक सेंसरी न्यूरॉन, जिसमें एग्जाम्पल नी जर्क की है, ठीक है, ये जो आपका नी घुटने वाली एग्जाम्पल एमसीक्यूज में ये आ जाता है। तो इस वाली एग्जाम्पल में, नी वाली एग्जाम्पल में सिर्फ 2 ही न्यूरॉन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, सेंसरी और मोटर। इनके बीच में इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है इंटर न्यूरॉन। ये सिंपल रिफ्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स के अंदर क्या होगा, उसमें कोई भी केस हो सकता है, अभी वो तो मैं फिलहाल एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स के अंदर क्या होगा कि सेंसरी न्यूरॉन के साथ फिर एक इंटर न्यूरॉन नहीं होगा जो कि मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करेगा। इसका पूरा अभी पाथ बताता हूँ मैं आपको, पूरा एग्जाम्पल जो बुक में दी हुई है ना उसको देखेंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन के साथ एक इंटर न्यूरॉन होगा, उसके साथ दूसरा इंटर न्यूरॉन होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा। बहुत सारे इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर फाइनली ये इंटर न्यूरॉन किससे कनेक्ट हो जाएंगे, जाके मोटर न्यूरॉन से। कहने का मकसद सिर्फ यहाँ पर इतना सा है कि सेंसरी न्यूरॉन से आगे इंटर न्यूरॉन्स का चक्कर चलता है, वो इंटर न्यूरॉन्स जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स के पास, मोटर न्यूरॉन्स से अगेन इंटर न्यूरॉन्स का चक्कर चलता है। ये सर्किल बना हुआ होता है। ये बता दूं, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, और मोटर न्यूरॉन्स से दोबारा इंटर न्यूरॉन्स, और इंटर न्यूरॉन्स से दोबारा सेंसरी न्यूरॉन्स। ये देखिए, ठीक है भाई। सेंसरी न्यूरॉन, आगे इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन्स फिर कनेक्ट है फाइनली मोटर न्यूरॉन से, मोटर न्यूरॉन से फिर दोबारा कनेक्ट इंटर न्यूरॉन्स, और इंटर न्यूरॉन से दोबारा सेंसरी न्यूरॉन्स। ये लूप बना हुआ है, एक पूरा चक्कर बना हुआ है, ये साइकिल बनी हुई है, ठीक है भाई। तो मैंने कॉम्प्लेक्स का भी बता दिया, सिंपल का भी बता दिया। कॉम्प्लेक्स में सिर्फ 2 ही न्यूरॉन्स, सिंपल में सिर्फ 2 ही न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। और कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स के अंदर बहुत सारे इंटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स और बहुत सारे मोटर न्यूरॉन्स के साथ। अब चलते हैं इसमें और क्या बात की गई है। एग्जाम्पल्स भी हो गई। अच्छा,
रिफ्लेक्स आर्क, इसको भी ज़रा देख लीजिए। तीसरी चीज़ हम जो इसके अंदर अब देख रहे हैं, रिफ्लेक्स आर्क। देखें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे हैं। ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है? ये वे है। वे मीन्स रास्ता। ये क्या है? ये रास्ता है। द पाथ वे, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है द pathway of reflex action, पूरा जो पाथ वे है, जो रास्ता है रिफ्लेक्स एक्शन का, जाना और वापस आना। अब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा कब? जब हम केस स्टडी के तौर पर एक एग्जाम्पल लेंगे जो कि आपकी बुक में भी मौजूद है। ये देख लीजिए, आपकी एक मोमबत्ती रखी हुई है, आप बातों में मसरूफ़ हैं, ठीक है। एक मोमबत्ती रखी हुई है, आप बातों में मसरूफ़ हैं, आप अपना हाथ आगे लेके जा रहे हैं, अचानक आपकी फिंगर जो है वो जाके इस कैंडल के साथ टकरा जाती है। कैंडल में क्या है? ये फ्लेम बना हुआ है और यहाँ पर आपकी ये फिंगर जो है वो इससे टकरा गई है। ये आपका हाथ हो गया। हाथ तो खैर ऐसा नहीं है, और फिर यूँ दिखाया गया है। आप बुक देख सकते हैं, पेज नंबर 48 पे ये पिक्चर मौजूद है। ये जैसे ही आपकी फिंगर जो है वो टच हुई है, फ़ौरन आपका हाथ जो है वो पीछे आ गया। फ़ौरन आपका हाथ जो है वो पीछे आ गया, ये फिंगर भी जो है वो पीछे आ गई। ये क्या हुआ? क्या आपने सोच के हाथ पीछे किया था? नहीं, सोचा तो नहीं था। हम तो बातों में लगे हुए थे। बस जैसे ही फिंगर वहाँ गई, हमें पता भी नहीं चला कब चली गई, हम तो बातों में लगे हुए थे और चली गई। लेकिन जैसे ही इससे टच हुई तो जलन हुई तो फ़ौरन क्या हुआ? हाथ हमने पीछे कर लिया। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अब ज़रा इसकी तफसील देखें। इसमें सारी की सारी जो है वो लिखी हुई है। इसमें दो किस्म के न्यूरॉन्स का जिक्र है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक है हमारे पास एफेरेंट न्यूरॉन, AFF, जिसके अंदर एफेरेंट न्यूरॉन। दूसरा भी इसी के नाम से मिलता जुलता, लेकिन वो ई वाला है, एफरेंट न्यूरॉन। ये दो न्यूरॉन जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं। दो न्यूरॉन्स जो हैं ये एफरेंट और एफरेंट, ये दो न्यूरॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। अच्छा, और क्या है इसके अंदर? इस पिक्चर को ही बनाया। अभी पिक्चर बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि इतनी बड़ी पिक्चर मैं कैसे बनाऊं। बहरहाल यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ। ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड का कुछ पोर्शन दिखाया गया है। स्पाइनल कॉर्ड का कुछ पोर्शन दिखाया गया। भाई ड्रॉ ही करना पड़ेगा इसको। ये आपको जो स्पाइनल कॉर्ड नज़र आ रही है, आप बोल रहे होंगे सर ये कैसी स्पाइनल कॉर्ड है? ऐसी स्पाइनल कॉर्ड तो हमने नहीं देखी। स्पाइनल कॉर्ड तो हमने ये देखी है कि भाई ये ब्रेन है, और ये ब्रेन के अंदर आपने बताया ये लंबी सी ट्यूब है, और उसके ऊपर ये रिंग्स की शक्ल की बोन्स मौजूद हैं, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं या बैकबोन कहते हैं। इनके बीच में ये ट्यूब जा रही है। ये यही है जी। ये जो आपको लंबाई में नज़र आ रही है ना, मिसाल के तौर पर एक मार्कर देखें, आपको यूँ नज़र आ रहा है, ये रहा, ठीक है। ये पिक्चर भी ऐसे ही बनी हुई है, अभी तक तो सही है। लेकिन अगर मैं इसको यूँ कर दूँ तो ये पोर्शन नज़र आएगा आपको। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसी तरह का है। ये देख लें, ये और ये बराबर है। अब अपनी इमेजिन में देखिए, मैं इसको यूँ कर रहा हूँ, ये पोर्शन आ गया। तो ये जो बाहर वाला जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ना, ये क्या है? ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम, ये वाला, ये और ये जो अंदर है, मैं इसको कलर कर रहा हूँ, ये असल में आपकी क्या है? ये यही है आपकी ट्यूब जो है। कौन सी ट्यूब? जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये बीच वाली है। ये बाहर क्या है? ये आपकी जो है वो वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि रीढ़ की हड्डी, बैकबोन का रिंग है ये। और अंदर जो है वो क्या है? ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो लंबाई वाली आपको नज़र आ रही है ना, ये ऐसी नहीं होती जैसी कि नज़र आ रही है आपको बिल्कुल ट्यूब जैसी, नहीं, थोड़ी सी ये इस तरह की शक्ल होती है इसकी, ठीक है। थोड़ी सी इसकी
इस तरह की शक्ल होती है। अब इसी का सारा गेम है। मैंने ये दो बताया था कि ये एफरेंट न्यूरॉन है और ये एफरेंट न्यूरॉन है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें और डिटेल जो है वो लिखी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है पेन रिसेप्टर्स इन स्किन, पेन रिसेप्टर्स इन स्किन। ये पेन रिसेप्टर्स मौजूद हैं आपकी स्किन के अंदर। रिसेप्टर्स आपकी स्किन में बहुत सारे हैं, ठीक है। कुछ टेम्परेचर रिसेप्टर्स हैं, कुछ पेन रिसेप्टर्स हैं। ये पेन रिसेप्टर्स जो हैं इनका काम क्या है, पेन, दर्द को डिटेक्ट कर लेना। तो ये जब फिंगर आपने ऊपर रखी तो फिंगर आपकी सेल्स से मिलके बनी हुई है। सेल्स जो है उनमें आपने कहा फिंगर में जो जलन हो रही है वो जलन आपको नहीं हो रही है, आपकी फिंगर के सेल्स को हो रही है। और उन सेल्स ने जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वहीं पर ये रिसेप्टर्स आप भी मौजूद थे जिनका काम ही पेन को डिटेक्ट करना है। तो पेन जो शुरू हुआ तो रिसेप्टर्स जो हैं फ़ौरन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन आगे भेज दी, आगे भेज दी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने आगे भेजी है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कौन से न्यूरॉन लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे जिसके साथ ए आ रहा है। ये तो पक्का पक्का आपके एमसीक्यूज का है, बता दूं आपको। ए और ई वाला ज़रा ध्यान से, ये वो हैं जो कि कैरी कर रहे हैं, कैरी, इसको मैं टू द पॉइंट लिखता हूं, टू द ब्रेन, टू ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। यहां पर रिफ्लेक्स एक्शन के केस में तो स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन तो नहीं है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड ही सारे फैसले लेगा इसी वक्त, कोई डिसीजन जो होगा वो स्पाइनल कॉर्ड लेगा, ब्रेन तक कहानी नहीं जाएगी। टू का मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा। क्या जाएगा, एफरेंट न्यूरॉन जो हैं ये न्यूरॉन क्या करेंगे, इस पेन को, इस दर्द वाली इंफॉर्मेशन को जो कि पेन रिसेप्टर्स ने जनरेट किए कि बाबा दर्द हो रहा है, इस इंफॉर्मेशन को, ये इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, किस शक्ल में, करंट की शक्ल में, इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में। हाँ, ये मत भूलिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास किस शक्ल में जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में, नर्व इम्पल्स की शक्ल में। तो ये रिसेप्टर्स जो हैं, पेन रिसेप्टर्स, ये इस इंफॉर्मेशन को, और इंफॉर्मेशन क्या है, पेन, दर्द, इसको ये इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करेंगे। वही इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ये एफरेंट न्यूरॉन जो है वो लेके जाएंगे किसके पास, ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास। मैं ब्रेन को भी हटा देता हूँ, इससे कन्फ्यूजन हो जाएगी। कहाँ लेके जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाएंगे। दोबारा सुन लीजिए तसल्ली से। फिंगर जो ऊपर आई, इससे क्या हुआ, दर्द हुआ, पेन हुआ। पेन रिसेप्टर्स ने इस पेन को डिटेक्ट किया कि भाई दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। इस इंफॉर्मेशन को, कौन सी इंफॉर्मेशन, पेन को, जो कि रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट की, ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को, इस पेन को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, करंट में, इलेक्ट्रिक करंट में। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में ही ये इंफॉर्मेशन आगे जा सकती है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में ये इंफॉर्मेशन आगे जा सकती है। अब आगे जब जाएगी, इसने तो अपना काम कर दिया, इसने तो इस पैगाम को, इस इंफॉर्मेशन को, पेन को इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में जनरेट कर दिया, जिसको हम सिग्नल भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है अब आगे न्यूरॉन्स जो है इसको लेके जाएंगे। और कौन सा न्यूरॉन लेके जाएंगे, ए वाले एफरेंट न्यूरॉन जो है कहाँ लेके जाएंगे, टू द स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ गई बात। और ये पिक्चर के अंदर भी ये देखें आप, यहाँ से इसने यही तो बताया है। ये देखें, ये जो तारे जो जा रही हैं, कौन कौन सी, पिक्चर देखें तो आपको नज़र आएगा, रेड कलर की तार जा रही है और जो है वो ब्लू कलर की तार जा रही है। तो ये पहली रेड वाली जो तार जा रही है, ये रेड वाली तार जा रही है इसके पास, ठीक है, नज़र आ रही है ना पिक्चर में आपको, पेज नंबर 48 खोल लें, ये आपको नज़र आ रही है। और ऊपर जाके यहाँ पर ही इसने रिसेप्टर को शो किया है। वैसे तो और भी रिसेप्टर्स हैं, ये एफरेंट न्यूरॉन, सॉरी, यहाँ पर ही इसने न्यूरॉन को रिप्रेजेंट किया है। वैसे और भी न्यूरॉन है, एफरेंट न्यूरॉन सिर्फ अकेला नहीं है, और भी हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक को ही इसने दिखाया है, एक को ही दिखाया है।
और इसको मिटा दूं ताकि यहाँ पर मैं लिख दूं। अब एफरेंट न्यूरॉन, क्योंकि न्यूरॉन है, आपको पता है न्यूरॉन जो है वो किससे मिलके बनता है, सेल बॉडी या सोमा से, और दूसरा पार्ट क्या है इसका, प्रोसेसिस। सेल बॉडी या सोमा के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। प्रोसेसिस के अंदर डेंड्राइट्स आ जाते हैं, ठीक है, और एक्सोन आ जाता है। याद आई पिक्चर, याद आई? अगर पिक्चर याद नहीं आई तो शायद पिक्चर बनी हुई होगी, हाँ पे देख लें आप, पेज नंबर 47 पे पिक्चर आपको नज़र आ जाएगी। ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं सेल बॉडी या सोमा के साथ, इन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को जो है वो क्या कहा जाता है, इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। और नीचे जो टेल निकली हुई है ये एक्सोन कहलाती है। तो कलेक्टिवली इन डेंड्राइट्स को और इस एक्सोन को जो है क्या कहा जाता है, प्रोसेसिस कहा जाता है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस एफरेंट न्यूरॉन का, क्योंकि ये भी एक न्यूरॉन ही है तो यकीनन इसके पास भी ये सारी चीज़ें, इसके एक पोर्शन का जिक्र किया गया, सेल बॉडी ऑफ एफरेंट न्यूरॉन। नज़र आ रहा है आपको, सेल बॉडी ऑफ एफरेंट न्यूरॉन, सेल बॉडी ऑफ एफरेंट न्यूरॉन, ये बताया उसने। ये रहा, बुक होनी चाहिए आपके पास तो क्लियरली आपको नज़र आएगा। बहरहाल तो यहाँ से पेन रिसेप्टर्स ने पेन को जनरेट, पेन को डिटेक्ट किया और इस इंफॉर्मेशन को उसने इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, और किसके हवाले कर दिया आगे, एफरेंट न्यूरॉन के हवाले कर दिया, जो कि इस इंफॉर्मेशन को, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ चली गई, ये आपकी बैकबोन पे चली गई। कौन लेके चला गया, एफरेंट न्यूरॉन जो है वो लेके चला गया। ठीक हो गया। उसके बाद फिर इसी एफरेंट न्यूरॉन के दूसरे हिस्से को उसने बताया कि ये एक्सोन है, एक्सोन ऑफ एफरेंट न्यूरॉन। ठीक है भाई, सेल बॉडी की भी बात हो गई, ठीक है, एफरेंट न्यूरॉन की, और एक्सोन की भी बात हो गई एफरेंट न्यूरॉन की। एफरेंट न्यूरॉन का काम ख़त्म, क्योंकि एफरेंट न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन को लेके जाने वाला है, किसके पास, ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड के पास ये इंफॉर्मेशन चली गई पेन वाली, स्पाइनल कॉर्ड समझ गया, उसने बोला अब क्या करना है, अब वो हुक्मनामा भेजेगा। जो हुक्म स्पाइनल कॉर्ड भेजेगा यकीनन वो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होगा, वो भी इलेक्ट्रिक करंट वाला, इलेक्ट्रिक करंट की ही शक्ल में होगा। और वही इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से चलेगा दोबारा, और दोबारा कहाँ आएगा, इसके पास आएगा। दोबारा कहाँ आएगा, इसके पास आएगा, यहाँ पर इस फिंगर के पास, इस हाथ के पास, ये हैंड के जो मसल्स हैं उनके पास ये इंफॉर्मेशन या ऑर्डर जो है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल के यहाँ पर आया है, और उसके बाद ये हाथ क्या होगा, ये फ़ौरन पीछे हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर, हाथ की हरकत मसल्स के बगैर नहीं हो सकती ना। अगर हम कह रहे हैं कि हाथ यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ये जब ही मुमकिन है जब मसल्स ये काम करें। मसल्स कैसे ये काम करेंगे, मसल्स दो तरह से करते हैं। मसल्स जो हरकत करते हैं उसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स हरकत करते हैं, तो मसल्स की हरकत ज़रा नोट कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना, एक्सपेंड का मतलब होता है रिलैक्स हो जाना। तो हमारे मसल्स ये दोनों काम करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ने की वजह से मसल्स को, और एक्सपेंशन और फैलने की वजह से मसल्स को, हमारे ऑर्गन्स जो हैं इन दो कामों की वजह से हरकत करते हैं। तो यहाँ पर हमें इस हाथ को हरकत दिलवानी है तो ऑर्डर किसके पास आएगा, हाथ के पास आएगा, मतलब हाथ के मसल्स के पास आएगा। समझ में आ रही है बात। और हाथ के मसल्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ आ रही है बात। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, हाथ यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ तक जो ऑर्डर आया है, जो स्पाइनल कॉर्ड ने ऑर्डर भेजा है, वो किस शक्ल में भेजा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में, या नर्व इम्पल्स की शक्ल में, या इन अ सिंपल वर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में। और अब जो ये ऑर्डर आया है यहाँ पर इस हैंड के पास, उसको लेके आने वाला ये ई वाला है, एफरेंट न्यूरॉन, ये ई वाला। इसका काम ही ये है कि सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, नर्व इम्पल्स को या ऑर्डर को
जो कि ब्रेन दे रहा है या स्पाइनल कॉर्ड दे रहा है, उस ऑर्डर को लेके आना मुतल्लिका ऑर्गन के पास। जिस ऑर्गन को भी ऑर्डर देना होगा उस ऑर्गन के पास ये एफरेंट न्यूरॉन जो है वो वापस आएगा ऑर्डर लेके। क्लियर हो गई ये बात? थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मैं समझ सकता हूँ, आसान नहीं है। नर्वस सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिस्टम। इतना आसान नहीं, इसमें सारी बिजली का गेम है। और इसमें ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो ये कॉन्सेप्ट है, जिन बच्चों की इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ऊपर ग्रिप अच्छी होगी तो वो इस बात को बड़े अच्छे से समझ जाएंगे कि ये बरकी निज़ाम जो है, ये बिजली का निज़ाम जो है, इसी के ऊपर पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो बेस करता है। ऑर्डर्स और मालूमात, ये मालूमात जिस तरह पेन की मालूमात गई स्पाइनल कॉर्ड के पास और स्पाइनल कॉर्ड ने जो ऑर्डर भेजा, ये दोनों असल में इंफॉर्मेशन ही तो हैं, मालूमात ही तो हैं। ये किस शक्ल में जाएंगी और आएंगी? ये इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में जाएंगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में जाएंगी। कौन लेके जाएगा, कौन लेके आएगा? ले जाने वाले एफरेंट न्यूरॉन है, लेके आने वाले इफरेंट न्यूरॉन है, जो कि ई से आते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैंने कोशिश की है इस मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझाने की, लेकिन कोशिश ही कर सकता हूँ। अगर तो जिन बच्चों ने लेक्चर सुकून से सुना होगा, लेक्चर को नोट भी किया होगा, धीरे धीरे सुना होगा, तो इंशाल्लाह उनको समझ में आ गया होगा। नहीं तो थोड़ा वक्त निकाल के एक दफ़ा और इसको देखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।